फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली चरवाहों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सुंदर सा प्यारा सा पिक दिया गया है जिसमें कई जानवर एक जगह पर चर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें नीचे जाएं तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। ठीक है, तो घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, उनके जीवनचर्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहाड़ों में इनका जीवन किस तरह का था, रेगिस्तानों में इनका जीवन किस तरह का था, और साथ साथ पठारी क्षेत्रों में इनका जीवन किस तरह का था, इसे भी हम जानेंगे आज के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम इसका सेकंड टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसका नाम है औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। ठीक है, साथ ही हम ये भी देखेंगे थर्ड टॉपिक में कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन किस तरह का था। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है सुंदर सा प्यारा सा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया आपको फोटो दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम मैप को भी साथ में लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ताकि आपको इस चैप्टर की जानकारी मिल सके। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है हम अपने सभी वीडियोस में पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और उसके स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है कि इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या फिर झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या फिर अन्य मवेशियां होती हैं। ठीक है, क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आप उनको देखकर इस तरह से कभी सोचते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, देखिए, क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के क्या साधन होते हैं और उनका अतीत क्या है? ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में खोजने का प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे, और इन सभी सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थव्यवस्था की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार ही इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर ही बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व रहा है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें किन सवालों का जवाब ढूंढना है, वो इस इंट्रोडक्शन में हमें क्लियर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम कलर दूसरा ले लेते हैं और उसके बाद टॉपिक नंबर फर्स्ट घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहाड़ों में इनकी आवाजाही किस तरह की थी। तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे, और जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी, और अप्रैल के अंत तक
वे उत्तर दिशा में जाने लगते थे गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती थी। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल का एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने का समय आ जाता था। वे लोग समेटने लगते थे अपना बोरिया बिस्तरा, और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते थे। और जब पहाड़ों की चोटियों में बर्फ जमने लगती थी तो वे निचली पहाड़ियों में शरण ले लेते थे। ठीक है, तो जब ठंड का समय आता था तो वे लोग पहाड़ियों से नीचे उतर आते थे, ताकि बर्फ जहाँ पर जमी हुई है वहाँ तो वे रह नहीं सकते, तो नीचे आ जाते थे। तो उन्हें चारागाह भी मिल जाता था और साथ में रहने का व्यवस्था भी हो जाता था। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती थी गर्मियों के समय में और बर्फ की चादर हट जाती थी और वहाँ घास हरे हरे निकल आते थे, तो एक सुंदर सा चारागाह वहाँ पर उन्हें मिल जाता था अपने पशुओं के लिए। तो वहाँ उन्हें लेकर के जाते थे और वहीं बस जाते थे कुछ दिनों के लिए गर्मियों में, ताकि वहाँ उन्हें गर्मी भी महसूस ना करना पड़े और उनका खुराक भी वहाँ पर उन्हें मिल जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। तो पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ठीक है, ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे, और वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ पिघलती थी और ऊंचे दर्रे खुल जाते थे, तो उनमें बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते थे और वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे, और इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते थे। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते थे, और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों लाहौल स्पीति जो है वो ऊपर वाले इलाके में है, पहाड़ी इलाके में है। ठीक है, जो कि सर्दियों में क्या होता था कि वहाँ बर्फ जम जाती थी, तो गर्मियों में लोग वहाँ पर जाया करते थे। यहाँ पर देखिए आपको कितना बढ़िया सुंदर सा फोटो दिया गया है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऊन उतारने का इंतजार। ठीक है, ऊन उतरने का इंतजार करें। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास उहल घाटी में ये जो पिक है वहां से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आइए अब जरा पूर्व की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ठीक है, अब भाबर क्या होता है, तो भाबर देखिए यहाँ क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क और सूखे जंगलों वाला इलाका, इसको भाबर कहा गया है। और बुग्याल क्या है, तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक मैदान है, तो यहाँ चले जाते थे पूर्व की तरफ। ठीक है, ये सर्दियों के समय में इस तरह की चीजें होती थी। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल भी करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वे किसी और जगह की तरफ चल जाते थे और इस आवाजाही से चारागाह
ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने से भी बच जाती थी। तो उनमें दोबारा हरियाली और ज़िंदगी भी लौट आती थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। इस तरह से लोग जो है गर्मियों के दिन में पहाड़ी से नीचे उतर आते थे और सर्दियों के दिन में पहाड़ियों से ऊपर चले जाते थे। गर्मियों के दिन में पहाड़ियों के ऊपर चले जाते थे ताकि वहाँ पर इन्हें चारागाह मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा कि पहाड़ियों में चरवाहे जो थे वो किस तरह से जीवन यापन करते थे। अब यहाँ पर देखिए पठारों और मैदानों और रेगिस्तानों में किस तरह से चरवाहे अपना जीवन बिताते थे। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, धंगर जो है वो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की लगभग 4,67,000 इस समुदाय की जो आबादी थी वो लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। गडरिये जो हैं वो बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे और यह एक अर्ध शुष्क इलाका था। महाराष्ट्र का जो मध्य पठार है वो एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी और बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। मानसून के दिनों में यहाँ घास फूस निकल आती थी, झाड़ियां निकल आती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। ठीक है, कोंकण है समुद्र तट है। ठीक है, कोंकण तट, तो वहां पर डेरा डाल देते थे। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो इलाका है उसमें अगर हम तटवर्ती इलाका में जाएं तो वो जो अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर से सटा हुआ है, तो जो समुद्री तट पड़ता है यहाँ पर उसको कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, तो महीने भर पैदल चलने के बाद ये लोग कोंकण के इलाके में भी पहुंच जाते थे, वहां डेरा डाल लेते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी और कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना पड़ता था। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर ऊंट दिखाए गए हैं आपको। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबरों से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे आपस में अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे और क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे, मानसून की बारिश होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट आते थे। क्योंकि भेड़ें जो है वो गीले मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए अर्ध शुष्क क्षेत्र में चले आते थे जहाँ पर हरियाली आ जाती थी मानसून के समय में, तो इन्हें बढ़िया चारागाह भी मिल जाता था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थर से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुर्मा और कुर्बा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। तो यहाँ पर कुर्मा और कुर्बा समुदाय है वो लोग भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने हुए कंबल भी बेचते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्य पठार में जो रहा करते थे वे समुदाय। ठीक है, यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग भी रहते थे जो गाय भैंस पाला करते थे। ठीक है,
तो ये लोग क्या करते थे, जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधों में भी लिप्त रहते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे और सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चल जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जो है वो बहुत जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। तो ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते थे। वे जहां भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह की खोज में रहते थे। ठीक है। राजस्थान के रेगिस्तानों में रईका समुदाय रहता था। राजस्थान के रेगिस्तान में कौन रहता था? रईका समुदाय। क्या? रईका समुदाय। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता था और होती भी थी तो बहुत कम होती थी। इसलिए खेती के उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी और बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती भी नहीं थी। इसके चलते रईका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे और बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रईका अपने गांवों में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उसे चारा मिल जाता था बरसात में। पर अक्टूबर आते आते यह चारागाह सूखने लगता था और नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रईकाओं का एक तबका ऊंट पालता था जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे और इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी पीना है और कहाँ चारागाह मिल सकते हैं। ठीक है। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। उनकी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह से बदला। यहाँ पर आप फिर फोटो देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक है। ये लोग टेम्पररी घर भी बनाते थे और यहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर रहते भी थे, एक साथ बैठकर बातचीत भी किया करते थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से चरवाहे अपने जानवरों को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इन चरवाहों का जीवन औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक शासन में किस तरह से बदला, इनका जीवन में क्या प्रभाव आया, ये लोग किस तरह से प्रभावित हुए, वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है तो इस सेकंड पार्ट को हम इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में बताएंगे। ठीक है। इस सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे और इस तरह से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को कवर किया और आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ में भी आया होगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं क्लास 7 हिस्ट्री के, क्लास 8 हिस्ट्री के, क्लास 9 हिस्ट्री के और आने वाले समय में क्लास 10th 11th 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री को अगर आप इसी तरह से रीड करना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो आप हमारे वीडियोज़ को सब लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट में जा कर के इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।